संविधान की इस विकास यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको जुडिशियल एक्टिविज़म के लेक्चर्स कवर कराए, जिसमें हमने उसे कवर किया लेक्चर 156, 157, 158 और लेक्चर 158 ए। टोटल 4 पार्ट्स में हमने उसे कवर किया। हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज़म यानी कि न्यायिक सक्रियता का जन्म एक सिद्धांत के आधार पर हुआ, वो था जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन। उस पर क्या बेस्ड है? न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज़म। एक्टिविटी माने सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट हमने अच्छे से सीखा, समझा। उसके एक आउटकम के तौर पर, उसके एक विजिबल मैनिफेस्टेशन के तौर पर हमने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जन्म होता है। आज हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में जानेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदी में सुखनिदान कहते हैं जनहित याचिकाएं। क्या कहते हैं? लिटिगेशन माने याचिका, और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जनहित, जनहित में जारी। सुना होगा आपने एडवर्टीजमेंट में ये। तो जनहित याचिका के बारे में आज हम बात करेंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जुडिशियल एक्टिविज़म से किन बातों पर अलग है वो भी बात करेंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके मीनिंग, इसके फीचर्स, इसका फ्रेमवर्क, इसके ऊपर लगने वाली लिमिट्स और इसकी आज की डेट में हो रहे मिसयूज़ और जुडिशरी के द्वारा किए गए रेक्टिफिकेशंस, हर बात पर मैं चर्चा करूंगा। आप घबराएं तनिक भी ना, मैं आपको हर चीज़ समझा दूंगा जितना मेरे सामर्थ्य में है। बाकी तो ब्रह्मांड का ज्ञान अनन्य है कि नहीं? तो इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आज हम शुरुआत करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट हर केवल भारत में कोई नया नहीं था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट अमेरिका में माना जाता है 1960 के दौर में शुरू हुआ। जानती हो ये 1960 के दौर में ही अमेरिका में क्यों शुरू हुआ होगा? आप ये जानती हैं कि अमेरिका में लंबे समय से एक भेद रहता था रेसिज्म के बेसिस पर, यानी कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एथनिसिटी पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल इविल था। ऐसा था ना सुखनिदान? ऐसा क्यों था सुखनिदान? वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की कहानी जानते हो ना? मुझे दोबारा तो नहीं समझाने की ज़रूरत, ज़रा मुझे समझा दो दोबारा। विच विच की बेटे, हिंदी में बोलो ना, ज़्यादा जनता को सुनेगा ना। सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था, उसके लिए लेबर चाहिए होती थी। वो अफ्रीका से स्लेव्स परचेज करते थे। ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट अफ्रीका स्लेव्स परचेज करके। आपको आता है थंब अप, ओके। सुखनिदान को आता है। आप ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे वो अफ्रीका की मंडियों में जाते थे, वहाँ से स्लेव्स परचेज़ करते थे। उन स्लेव्स को लेके जाते थे सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स में और साउथ यूनाइटेड स्टेट्स के साउदर्न रीजन्स में। वहाँ पर जाकर के उन स्लेव्स को बेचा करते थे और वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो उन स्लेव्स को परचेज़ करके वहाँ पर अपनी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कराते थे और उन प्लांटेशन एग्रीकल्चर से होने वाली क्रॉप को ले जा कर के ब्रिटेन में बेचते थे। उससे जो पैसा आता था उसको वो इस्तेमाल करते थे और कुछ पैसा फिर से अफ्रीका में जा कर के स्लेव परचेज़ करने में यूज़ करते थे। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर ट्रेड इस्टेब्लिश होता था। अफ्रीका से स्लेव खरीदे जाते थे, अमेरिका में बेचे जाते थे। अमेरिका में प्लांटेशन क्रॉप को उगा करके ब्रिटेन में बेचा जाता था और ब्रिटेन से जो पैसा उगाया है, कमाया है, उसे अफ्रीका में लगा करके स्लेव खरीदे जाएंगे। तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर ट्रेड। इसके तहत वहाँ पर होने ये लगा कि जो एक ब्रिटिश कम्युनिटी आकर के अमेरिका में बसी है, उसके साइमल्टेनियसली एक कम्युनिटी अफ्रीका की भी वहाँ पर आकर के बसनी शुरू हो गई इस स्लेव ट्रेड की वजह से। और एक अमेरिका के एबोरिजिनल्स भी थे जिन्हें हम वहाँ के ट्राइबल्स कहते हैं, वो भी एक सेगमेंट हुआ करता था। धीरे धीरे वाइट एंड ब्लैक के बीच की ये जद्दोजहद बढ़ती चली गई। एक समय आया जब अमेरिका आज़ादी की ओर बढ़ा और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। अमेरिका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। किससे इंडिपेंडेंस मिली? उन्हीं ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिशर्स ने आकर के उन्हें अमेरिका को बसाया था, उनकी जो पहले की आई हुई पीढ़ियां हैं वो अब जो ब्रिटेन में रह रहे लोग हैं उनके कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने खुद को ब्रिटेन के शैकल से मुक्त कराया और अपना एक स्वतंत्र अमेरिका बनाया और संविधान लागू करा और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर आगे बढ़े। उसके बाद आपने देखा एक सिविल वॉर शुरू हुई, गृह युद्ध की वहाँ पर शुरुआत हुई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था वहाँ का।
तो ऐसे समय दर समय बीतता चला गया और जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की मांग होती चली गई। 1960 का दौर वो दौर था जिस समय में कानून वहाँ पर पास किए गए जिसमें कहा गया कि रेस के बेसिस पर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, एथनिसिटी के बेसिस पर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तब वहाँ की जुडिशरी को ऐसा फील हुआ, ध्यान रखें, वहाँ की जुडिशरी को ऐसा फील हुआ कि जो एक नॉर्मल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन है, सॉरी नॉर्मल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है, जिसमें प्राइवेट लॉ सिस्टम, प्राइवेट इंटरेस्ट कवर होता है, आपका मेरा हम सबका प्राइवेट इंटरेस्ट है तो हम भी लिटिगेशन करते हैं ना। तो जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला सिस्टम है या जो नॉर्मल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है, उनमें बहुत से सेक्शंस रिप्रेजेंट नहीं होंगे। जो सोशली एथनिकली अब तक डिस्क्रिमिनेट हुए हैं वो सेक्शंस वकील नहीं मिलेंगे उन्हें, उनके पास इतना धन भी नहीं होगा। द पुअर सेक्शन, द इग्नोरेंट सेक्शन, द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द इन्वायरमेंटलिस्ट, द पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, द ग्रुप्स, द इंटरेस्ट, कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन लोगों के लिए एक ख़ास तरह का तंत्र पैदा करना पड़ेगा। तो उनके इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें भी आवाज़ देनी पड़ेगी। उसके लिए नॉर्मल लिटिगेशन प्रोसेस से आप आगे बढ़े और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ आए। जो अब तक लोग सुने नहीं जाते थे उनको भी आवाज़ मिले, जस्टिस उन तक भी पहुँचे, कानून की प्रक्रिया के तहत वो भी आ जाएं और जो संरक्षण संविधान का सबको मिला है वो उन्हें भी मिले। इसके लिए ये वहाँ पर हुआ। इसी से प्रेरणा लेते हुए, इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए भारत में भी ये कंसेप्ट आया, कुछ और लोकतंत्रों ने भी इसे अपनाया। भारत में ये कंसेप्ट लगभग 1979 के दौर से शुरू हो चुका था। अलग अलग जजेस हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे इसका फाउंडर कोई नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं बेटा जिसका कोई फाउंडर नहीं होता, उसके पायनियर होते हैं, है कि नहीं? पायनियर, उग्रदूत, उग्रदूत मतलब कि वो जो दूत हैं वो उग्रदूत हैं थोड़े से, मतलब कि उनके द्वारा वो मुहिम विशेष तौर पर एक भारत के विशेष संदर्भ में शुरुआत कर दी गई। मुहिम पहले से ही है, कंसेप्ट पहले से ही है, इसका कोई इन्वेंटर नहीं है, इसका कोई फाउंडर नहीं है, या इसका कुछ ऐसा नहीं है। इसके पायनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट। इंडिया में इसका स्ट्रक्चर किसने आर्किटेक्ट किया, इंडिया में इसके पायनियर कौन थे? जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती। कौन कौन से जस्टिस रणरीत? अच्छा, पहले भगवती का नाम बता रहे हो, रुको फिर। पी.एन. भगवती और दूसरे कौन है? हाँ, कृष्णन कैसे, अपने आप ही आने लगा दिया कृष्णा। ओके, वी.आर. कृष्णा अय्यर। क्या बात है कि कई बार क्या है कि अपने आप से ही कुछ कुछ करते हैं। वो आपने मूवी में देखा होगा ना, आई एम कृष्णा अय्यर पिल्ले करके, ऐसा गाना था ना, वो कृष्णा। ऐसा नहीं भाई, जस्टिस हैं, कभी कुछ भी माना नहीं कर सकते। तो ध्यान सुनो। वो फिल्म थी ना, एक फिल्म जो कौन थी, अमिताभ बच्चन की, जिसमें कहता है बाप का नाम विजय दीनानाथ चौहान, उसमें ऐसा करके एक रोल रहता है अग्निपथ। उसमें मिठुन चक्रवर्ती ऐसा कुछ बना रहता है ना, डाब काटने वाला, तो वो है, उसका एक नाम अलग है। वही आपके दिमाग में कहीं रह गया, अचेतन मन में रह गया, वहीं से नाम आ गया। चलो, कौन कौन से जस्टिस थे नेहा? उधर देखे बिना बताना। कौन सा? पीएम? हाँ, भागवत नहीं बेटा, भागवती। चुप ही रहो तो अच्छा, तुम लोग तो मेरी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ माना नहीं कराओगे। जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। ठीक है बेटे, बता सकते हो नाम? जिंदगी में एक PIL जरूर लगा लेना। तो देखो, ये यहाँ पर पायनियर माने गए, यहाँ पर आर्किटेक्ट माने गए PIL के स्ट्रक्चर के। ठीक है भाई सिमी? अब हुआ क्या है, देखो उस ज़माने में 1979 से लेकर के 1989 के बीच में ना सिमरन बहुत कुछ हो रहा था देश में यार। आज भी बहुत कुछ होता रहता है, तब भी बहुत कुछ हो रहा था। एक तो आपको पता होगा एशियन गेम्स थी, एशियन गेम्स होनी थी 1980 के शुरुआती दौर में। एशियन गेम्स होल्ड होनी थी दिल्ली में, पता है ना आपको? एशियाड भी कहते हैं उनको, है ना? उसके लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर निर्माण कार्य कराए गए। उस निर्माण कार्य के लिए यूपी, बिहार, अलग अलग इलाकों से बड़ी सारी लेबर लेकर के गए। वो लेबर को ले जा करके वहाँ पर एशियन गेम्स के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में उन्हें लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें दयनीय परिस्थितियों में रखा, ना तो वेजेस दिए जा रहे थे, ना उनके लिए रहन सहन का कोई बंदोबस्त प्रबंध प्रॉपर किया जा रहा था, ना उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही थी। इस चीज़ को देख करके बड़ा दर्द पहुंचा कुछ लोगों को, तो इस पर संज्ञान लिया गया। वो लेबर खुद से नहीं जा रहा है कोर्ट,
उसके अधिकारों से उसे वंचित रखा जा रहा है, उसे सही अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं जो कि संविधान में उसे दिए हैं, ये किसी ने देखा है और उसे ये चीज़ आहत कर रही है, उसने वो प्ली लगाई है, तो उसके इंटरेस्ट, उस कम्युनिटी, उस लेबर कम्युनिटी, उस लेबर क्लास के इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन कर दिया गया। एक दूसरा मामला है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार की जेल में अनवरीत कैदी बैठे हुए थे, कईयों का तो आपको पता है ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, उन्हें इतने समय हो गया, इतना साल हो गया कि जितना अगर ट्रायल चल के उन्हें सज़ा भी मिल जाती तो उतनी सज़ा ना मिलती। कईयों के ट्रायल चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, सज़ा अभी आई नहीं, लेकिन इतने साल वो वैसे ही भोग चुके हैं कि उस जुर्म में अगर उन्हें सज़ा सबसे ज़्यादा वाली भी दे दी जाती तो भी जितना समय उन्होंने बिता लिया उससे आधा ही साल बीतते। तो ऐसे ऐसे लोग, कईयों के रिलीज़ ऑर्डर कब के आ रखे हैं, जिनकी सज़ा पूरी हो गई, वही अमल में नहीं लाए गए, वो जेल में ही पड़े ही हुए हैं, निकल ही नहीं रहे, कोई निकाल ही नहीं रहा उन्हें, कोई निकाल ही नहीं रहा उन्हें, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पैरवी करने वाला नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, तुम हंसा मत करो छोटी छोटी बात पे, मुद्दे से भटकते हो। मेन एस्पेक्ट ये है कि इनके मामले में केस हुआ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हुसैन आरा खातून। उस केस में ये पाया गया कि ये क्या हो रहा है, ये जो लोग अंडर प्रिजन हैं, इसी पर्पस से मेनली कहा जाता है कि PIL आया भी। और आज देखिए जिस वजह से PIL आया, उस PIL के ऊपर यह आरोप है कि वो वजह कहीं पीछे छूट गई। आज लाखों की तादाद में कैदी प्रिजन में हैं, आज वो रो रहे हैं कि कोई PIL लेकर के, आज वो रो रहे हैं कि PIL का बेनिफिट उनको मिले, कोई उनकी बात तक नहीं करता, जबकि शुरुआत PIL की उन्हीं की वजह से हुई थी। आज और ही और चीज़ों के लिए कॉरपोरेट हाउसेस PIL का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार की बहुत सी नीतियों को डिले कराने के लिए कॉरपोरेट NGOs के माध्यम से PIL अप्लाई करा देते हैं, और कोर्ट के डायरेक्शन आए तो सरकार वो नीति नहीं ला पाती, और उन कॉरपोरेट्स का पर्पस सॉल्व होता रहता है। सोच के देखिए, आई बात समझ में? इस तरह में सरकार इलेक्ट्रिक कारें लाना चाहती है, PIL लगवा दिया किसी के माध्यम से कि इसके माध्यम से तो इलेक्ट्रिक कार अगर आ जाएगी, तो PIL लगा दिया कि इतने लोगों का रोज़गार, बेरोजगारी, ये वो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक माध्यम से कराया किन्होंने है, जो डीजल या पेट्रोल बेस्ड ऑटोमाइकल मैन्युफैक्चर करते हैं। एक तरह से PIL को एक कॉरपोरेट टूल बना लिया है आज की डेट में बहुत से लोगों ने, इस पर भी बात करूँगा मैं। तो मुद्दा यह है कि उस समय में उसकी शुरुआत हुई, PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर जो है वो, उन्होंने इस क्षेत्र में फिर संज्ञान लिया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत उस दौर में कर दी। ओके, इतनी बात समझ आई। अमेरिका और भारत, देखिए भारत के विषय में ये माना गया कि इसको लाने का कारण ये रहना चाहिए कि जो सेगमेंट भारत में पुअर है, जो सेगमेंट पॉवर्टी में है, जो सेगमेंट इग्नोरेंस में है, इग्नोरेंट है अपने अधिकारों को लेकर के, जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये माना गया कि जो हमारा एक रेगुलर लिटिगेशन प्रोसीजर एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री में, वो रेगुलर लिटिगेशन प्रोसीजर केपेबल नहीं है। बहुत से ऐसे सेगमेंट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करने को लेकर के। मेन एस्पेक्ट ये है कि हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करना है, और वो फोकस यहाँ पर ये है कि हमें रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करना है, हमें जस्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाना है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? यहीं से इसका मीनिंग समझ में आता है। मीनिंग ये कहता है, मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये आपको ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या था हरकवल ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई? वो सिंपल सी बात है, इसमें हरकवल इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि हम, अगर तुम्हारा मसला है तो आओ, तुम्हारा मसला नहीं तुम बताओ। अगर तुम्हारा कोई पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आ जाओ, अगर तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है तो तुम क्यों आ रहे हो? A और B की लड़ाई हुई, A और B जा करके मसला लगा देंगे, उनका स्टैंडाई बनता है, उनका लोकस स्टैंडाई बनता है। C किधर जा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा क्या स्टैंडाई? उससे कोर्ट उसी से पूछा तेरी लड़ाई हुई, तेरे अधिकारों का हनन हुआ? मतलब नहीं, ये दोनों लड़ रहे थे, मुझे बुरा लगा तो मैं आ गया। कहे चल भाग, ये दोनों लड़ रहे थे, दोनों ही आएंगे, तू किधर से आ गया बुरा लगने वाला? आई बात समझ में? तो लोकस स्टैंडाई क्या होता है भाई नवनीत? हाँ, तो जिसका राइट इन्फ्रिंज हो वही जा करके अपना मसला वहाँ पर रख सकता है कोर्ट में, इसी को ही कहते, वही लिटिगेशन कर सकता है, उसी को कहते हैं लोकस स्टैंडाई है, कि उनका तो लोकस स्टैंडाई बनता है। इस रूल से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है कौन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि इस रूल को फॉलो करते हुए, लोकस स्टैंडाई रखते हुए अगर आप अपना मसला जारी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, तो ये तो प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया ना, इसे तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे।
सही बात है कि नहीं? ओके। लेकिन अब यहाँ पर तो सी डी कोई भी जाकर के मैटर लगा रहा है, जबकि उनका उस लड़ाई में, उस झगड़े में या उस चीज़ में लोकस स्टैंडाई बनता भी नहीं था। तो फिर ये उनका प्राइवेट इंटरेस्ट हुआ कि नहीं? नहीं, ये उनका पब्लिक इंटरेस्ट हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, ये बेटा सिटीजन वर्ड समझ में आ रहा है? सिटीजन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन नहीं कहा है सिटीजन। एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी having sufficient interest in the matter can approach the court for the restoration of the right of a particular person, particular group, particular community। किसी एक पर्सन के अधिकारों के लिए, किसी एक ग्रुप या किसी एक कम्युनिटी के अधिकारों के लिए कोई एक पर्सन या कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्था या कोई एसोसिएशन या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जा करके कोर्ट में लिटिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर। ओके, मैटर क्लियर? तो यहाँ पर वर्ड क्या है? एनी। पब्लिक स्पिरिटेड वर्ड को कभी मत भूलना, पब्लिक स्पिरिटेड। ओके, स्पिरिट उसकी पब्लिक होनी चाहिए। ये किस बात से नज़र आएगा? जब उसका वहाँ पर प्राइवेट स्पिरिटेड नहीं नज़र आएगा। वो पब्लिक स्पिरिटेड वर्ड को भूलना नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक स्पिरिट उतना कम प्राइवेट स्पिरिट, तो इसलिए तो पब्लिक स्पिरिट वर्ड यूज़ किया है। अगर कोर्ट को ये कहीं भी फील होगा कि इसकी तो प्राइवेट स्पिरिट है भाई इसमें, तो फिर वो केस क्वालिफाई नहीं होगा, समझो। हालांकि बहुत से मामलों में केस कोर्ट ने प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यूज़ किया है। वो किस मैनर में किया वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना वर्ड याद रखो। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है? सफिशिएंट इंटरेस्ट होना चाहिए उसे मैटर में। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई सफिशिएंट इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सफिशिएंट इंटरेस्ट का मतलब बेटा करण ये है कि अगर मैं कोर्ट के पास एक मामला लेकर के गया हूँ कि एक आदमी ने कुछ चिड़ियों को, यानी कि कुछ पक्षियों को बंदी बना करके रखा हुआ है, केज में रखा हुआ है, जबरन बंदी बना करके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पर सिर्फ इतने तक ही जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैंने एक 50 रुपये का लिटिगेशन फ़ीस भर के लिटिगेशन दायर कर दिया और बाद में मैं उस मामले में फुर्र हो गया और मामले में कोर्ट मुझसे कुछ भी पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ कि बस मुझे मामला आप तक लाना था, मुझे कुछ पता नहीं। तो कोर्ट ये पूछेगा कि तुम्हारा उस मैटर में क्या इंटरेस्ट था, तुमने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की, क्या डाटा गैदर किया, क्या नॉलेज ली तुमने, और तुम अपने केस को किस मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, बताओ भाई। लेकिन जब आपका कोई सफिशिएंट इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आया, आपने उस मामले का कोई जांच ही नहीं, अपने लेवल पर कोई डाटा ही नहीं कलेक्ट किया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, तो कोर्ट आपसे कुछ भी पूछेगी तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि यू हैव नो इंटरेस्ट, आपका उस मैटर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो बस मैटर कोर्ट तक ले आए और पल्ला झाड़ करके निकल लिए। ऐसा नहीं है, आप मैटर कोर्ट तक लाए हैं तो आपका सफिशिएंट इंटरेस्ट होना चाहिए। सफिशिएंट इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि कोर्ट को जो जो जानकारियों की आवश्यकता एटलीस्ट आपके एंड पर है वो आप मुहैया कराएं, आप अपनी एक अकाउंटेबिलिटी रखें कोर्ट के सामने। तो सफिशिएंट इंटरेस्ट क्लॉज आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करता है ताकि फर्जी फ्रॉडलेंट कंप्लेंट्स का सिस्टम ना हो। आई बात समझ में? तो इसलिए पब्लिक स्पिरिटेड होने चाहिए, पहला प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध सिटीजन हो। तीसरा प्रतिबंध सफिशिएंट इंटरेस्ट हो। ये एक तरह से इस डेफिनेशन में ही वो प्रतिबंध हैं जिसके बेसिस पर आप तय कर सकते हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जायज़ पर्सन के द्वारा जायज़ विचारों के तहत जायज़ प्रक्रिया की पालना करके लगाई जा रही है कि नहीं। ओके, ये इसी एक लाइन में ही ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर ये सब करने के बाद आप लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल लिटिगेशन प्रोसेस से जस्टिस नहीं मिलेगा। तो अब अगली ग्राउंड्स आ रही हैं। ग्राउंड्स क्या है? कौन किसके हितों की रक्षा की खातिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लग सकता है। तो किसी के हितों की रक्षा की खातिर लगाना है तो वो कौन हो सकता है? अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अच्छा खासा धन संपन्न परिवार है, ठीक है जी, लॉ की पूरी नॉलेज रखता है, इग्नोरेंट भी नहीं है, कोई पॉवर्टी भी नहीं है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड भी नहीं है, उनके हित में काम, उनको कोई नुकसान हो रहा है, उनके लिए कोई और जाकर के इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो कोर्ट वहाँ पर पूछेगा कि भाई जिसके विषय में आप लेकर के आए हैं
क्या वो कोई गरीब हैं, क्या वो किसी तरह से इग्नोरेंट हैं, क्या कोई सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्या डिसएडवांटेजियस हैं कि वो अपना मामला नहीं लेकर के आ सकते थे तो आपको वो मामला लेकर के आना पड़ा, क्या किसी तरह से कहीं फंसे पड़े हैं, क्या क्या समस्या है। या अगर कोई पर्सन अपना ही मैटर लेकर के पहुंच जाए तो भी कोर्ट पूछ सकता है कि भाई को पब्लिक इंटरेस्ट है कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। या ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो मैटर आप पब्लिक इंटरेस्ट का लेकर के आए हैं ये ठीक है, आपने प्रोजेक्ट कर दिया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है, पहली बात तो आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है वो प्रूव करिए, ये फर्स्ट आस्पेक्ट। और दूसरी बात, जो पब्लिक इंटरेस्ट आप बता रहे हैं उसमें क्या जो इंटरेस्ट आप बता रहे हैं कि हार्म हो रहा है उस इंटरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है क्या, रिट पिटीशन का फॉर्मेट नहीं है क्या, कोई और तरीका नहीं है क्या कि PIL ही लगाना था। ऐसे बहुत से सवाल अब कोर्ट करता है ताकि फ्रॉडलेंट PILs ना लग सके। आई बात समझ में। तो कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए हैं। ग्राउंड्स ये हैं कि जो लोग पॉवर्टी में हैं, गरीबी में हैं, जैसे कि लेबर है, वर्कर है, बहुत से अधिकार तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो पत्थर की कटाई कर रहे हैं, उस कटाई से एक सैंड निकल रही है और वो माइनिंग में काम कर रहे हैं, माइनिंग से सिलिकॉन निकल रहा है, वो उनके लंग्स में जा रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं। वो एल्बेस्टर शीट्स बना रहे हैं, एल्बेस्टर शीट से फाइबर निकल रहा है, वो फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन्हें तो ये बात का पता भी नहीं है, लेकिन वो रोज़ उन एल्बेस्टर शीट्स की कटाई कर रहे हैं जो आपके गैराज पे डलती हैं ऊपर सीमेंट की, उनमें से फाइबर बड़े पैमाने पर निकलता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है आपको। इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें कोई जागरूक पर्सन ही ये बताएगा कि भैया आपको ये अहित हो रहा है। और उस कंपनी के लॉज ना फॉलो करने पर, लेबर लॉज, लेबर प्रिकॉशंस, लेबर प्रोटेक्शन ना फॉलो करने पर अगर कोई NGO आगे आती है और वो उसे समझाती है, कंपनी फिर भी नहीं मानती, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में लग सकता है। लेकिन वर्कर कहाँ से खुद के लिए करेगा, उसके पास तो ना कोई फैक्ट है, ना उसके पास कोई पैसा है, ना उसे कोई जानकारी है कि उसे क्या समस्या हो रही है, और ना उसे पता है कि उसकी कंपनी लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसे तो कोई फैक्ट्री लॉ, कंपनी लॉ, वर्कर लॉज का भी नहीं पता, उसे तो अपने ह्यूमन राइट्स का भी नहीं पता, उसे तो नहीं पता कि इंडिया ने कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे भी साइन किए हुए हैं। इंडिया पार्टी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है भारत में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटोकॉल इंडिया फॉलो करता है। वर्कर को क्या पता भाई। तो इसलिए कहते हैं कि एक तो पॉवर्टी है, दूसरा इग्नोरेंस है, तीसरा सोशली इकोनॉमिकली, एक तो पॉवर्टी है, दूसरा इग्नोरेंस है, तीसरा सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस है वो ग्रुप। सोशली डिसएडवांटेज बहुत से ग्रुप हैं, जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नाबालिगों का विवाह किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक समाज में, एक कम्युनिटी में नाबालिगों का विवाह हो रहा है, वहाँ पर बाल विवाह कर देते हैं औरतें, वहाँ पर सोशली डिसएडवांटेजियस हैं। पुरुष प्रधान समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनकी आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत ही नहीं है, और उनकी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें मार काट के दफना देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, तो वो कैसे उठाएंगी। तो वो तो अपना केस लड़ने से रही, वो तो प्राइवेट इंटरेस्ट लेकर के कोर्ट में लिटिगेशन लगाने से रही, कोई तो आएगा उनका उद्धार करने के लिए। तो इसलिए अगर कोई NGO को, उस समाज के किसी पर्सन को, या किसी भी और ग्रुप को, किसी एसोसिएशन को, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उनके अधिकारों का हनन होने पर फाइल कर सकते हैं। देन कोर्ट विल इशू द ऑर्डर। ओके। तो सोशली डिप्राइव, डिसएडवांटेज है ना वो औरतें, वो बच्चियाँ, विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करने दे रहे हैं, औरतों को एक समाज में दहेज लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतें जलाने की प्रथा, जला दी जाती हैं। एक समाज ऐसा भी है जहाँ पर कई विवाह, बहु विवाह करने का आचरण है, बहु पत्नियाँ, पॉलीगैमी, वहाँ पर यह आचरण है कि एक पति ने कई पत्नियाँ रखी हुई हैं और समाज ने इसको मान्यता ही दे दी है, लेकिन बहुत सी पत्नियाँ सफ़र कर रही हैं इस मामले में कि दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे में ये सोशली डिसएडवांटेजियस ग्रुप है। बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर हो रही है फैक्ट्रियों में, बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ढाबों में चाइल्ड लेबर हो रही है। अब वो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, अब वो बच्चे को पता है कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन को लेकर के क्या क्या लॉज हैं, या उसे पता है कि चाइल्ड लेबर का 2016 का कानून, 2006 का कानून है, तो नहीं पता। तो उसके लिए कोई तो आवाज़ उठाए भाई। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को आवाज़ प्रदान करने के लिए हमें कोई चाहिए, चाहे फिर वो वर्कर है, चाहे कोई लेबर है, चाहे महिलाओं जिन पर कई तरह के उत्पीड़न है, उनके एक समाज में, परिवार के भीतर ही इन फैमिली रेप हो रहे हैं कई भाइयों के द्वारा, कईयों के द्वारा, लेकिन वो आवाज़ ही नहीं उठा पा रही क्योंकि समाज ही उसका समर्थन ही नहीं कर रहा। नहीं बात समझ में। उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा कूटा जा रहा है, उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं रोज़ दिहाड़ी, बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बच्चे जो हैं उनसे फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा है, उनको स्कूलों में नहीं डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें दिन रात हो रही हैं। ना बच्चा जा सकता है, ना महिलाएं जा सकती हैं, ना वो वर्कर जा सकता है, लेबर जा सकती है। ये सारे जो सेक्शन हैं, ये सारे के सारे
सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस हैं, पॉवर्टी और इग्नोरेंस है, इनको कोई आवाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर पर्यावरण को लेकर के रोज़ नुकसान हो रहा है। अब पर्यावरण के मामले में जैसे आप एक मुझे बात बताओ, अब किसी ने एक चौक पे एक टेम्पू में से एक धुआं निकाला, आप तो अपने घर के कमरे में पड़े हुए एसी चला के, अब आप ये कहेंगे कि उसके उस टेम्पू से जो उस चौक पे धुआं निकला है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम, आपका तो प्राइवेट इंटरेस्ट तो कुछ हुआ नहीं। आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट का क्या हुआ भाई, आप कहोगे मैं सोया हुआ था और दोपहर को और मुझे खबर मिली एक चौक पे एक आदमी ने अपने टेम्पू से धुआं छोड़ दिया। कोर्ट कहे तेरा क्या इसमें मामला भाई, तेरा घर कौन से चौक पे हो, कौन से चौक पे धुआं छोड़ा गया, तू किधर से आ गया, तेरा कोई प्राइवेट इंटरेस्ट उसने हार्म किया, तुझे टेम्पू से रौंद दिया, तुझे टेम्पू से उठा के फेंक दिया, या तेरी छाती पे टेम्पू का चक्का चला दिया, क्या कर दिया उसने, आप कहोगे ऐसा नहीं उसने धुआं छोड़ा है। और कोर्ट कहेगा तुझे कुछ हुआ, तेरा टेस्ट करा लेते हैं, तेरे लंग्स में कुछ हुआ, तेरे फेफड़ों में कुछ हुआ, आपको मेरे लंग्स तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो दौड़ता हूँ रोज़ 8 किलोमीटर, और चल जाके पड़ जा फिर घर में अपने। ऐसा नहीं है, उसके द्वारा किसी भी चौक पे छोड़ा जा रहा धुआं अंततः पर्यावरण को परेशान करेगा। बहुत से लोग हैं जो पल्मोनरी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एलर्जी का इशू है। पर्यावरण में जीव जंतु जानवर वनस्पतियाँ हैं, मिट्टियाँ हैं, इनको नुकसान पहुँच रहा है। कोई भी जीव जंतु कोर्ट में जाएगा, कोई भी शेर मर रहे हैं, शेरों का शिकार हो रहा है, इसके लिए कोई शेर कोई शेर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके अपील करेगा लो सर ऐसा है कि हम लोग बहुत मर रहे हैं, हमारी जनसंख्या दोबारा बढ़ाओ, ऐसा तो शेर कभी भी नहीं करेगा। और शेर इंसान से लड़ सकता है क्या, गोलियां हैं आपके पास, आप उसे मार दोगे। कोई तो आए जो शेरों की रक्षा के लिए, या कोई जानवरों की, पांडे, गिलहरियाँ, चिड़ियाँ। जब मोबाइल फ़ोन आए थे तो उसके वायर जो थे, उसके जो टावर थे, उनसे जो सिग्नल निकलते थे, आपने देखा उनसे जो हाउस स्पैरोज़ हुआ करती थी वो तबाह हो गई। वो जो ब्राउन कलर की डब खडबियाँ होती थी, चिड़ियाँ सुबह सुबह आ जाती थी, आपको पता है उनका पुनर्जीवन हुआ है, अब वो पुनर्जीवित हुई हैं, अब फिर आई हैं बेचारी, अपने ही दम पर उन्होंने किसी तरह से उन किरणों के साथ जीना सीख लिया, उन्हीं वेव्स में सरवाइव हुई हैं वो। और इस बार देखना पहले से ज़्यादा चतुर चपल हैं, अब ज़्यादा मुंडी घुमाती हैं पानी के अंदर, अब ज़्यादा एक्टिव हैं, अब नहीं उन्हें कोई वेव कुछ कर सकती, जो मर्जी कर लो। इसी पे आपने देखा अक्षय कुमार की फिल्म भी आई थी रोबोट 2.0, कैसे एक चिड़ी के रूप में मर के उसने सारे मोबाइल खींच के खुद को चिड़िया बना लिया था, देखी थी वो फिल्म, और उसी मोबाइलों की चिड़िया बन के वो सबको खा रहा था। यही सब फिल्में बनाते हैं साउथ वाले ऐसे सब्जेक्ट पे। मुद्दा ये है कि वो चिड़ियों के लिए आपने देखा होगा एकदम से ज़्यादा एनजीओ जो हैं कोर्ट में जाने लग गई थी ना। एनजीओ किस आधार पे जा रही थी कोर्ट, तो एनजीओ से पूछ सकता था कि भाई तुम चिड़ी हो, तो कहेगा नहीं, तुम्हारे कोई तुम घर का रास्ता भटक गए मोबाइल की किरणों से, नहीं, तो फिर तुम किधर आ गए केस लेके, तुम्हारे तो कोई लोकस स्टैंड नहीं है। तो कोर्ट ने वहाँ पर उनके मामलातों को लिया, उनका लोकस स्टैंड नहीं भी था फिर भी, क्योंकि लोकस स्टैंड ये था कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वो मुद्दा था, वो कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा था, वो कम्युनिटी का इशू था, वो इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का, वो क्लाइमेट चेंज का इशू था। किसी को तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा इस मामले में। तो जिनको सफिशेंट इंटरेस्ट है उस मुद्दे पर, जिनको सफिशेंट इंटरेस्ट है उस मुद्दे में, और जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हैं, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उन्हें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया, लोकस स्टैंडाई के क्लॉज को डिलीट करके, कि नहीं अब आप भी आ सकते हैं, लगाइए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इस तरह के बहुत से ग्रुप हैं जिन्हें ये अनुमतियाँ मिलती रहती हैं, और PIL वहाँ पर लगता रहता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे बहुत से वर्ग हैं ना समाज में जिन्हें आवाज़ की आवश्यकता है, जिन्हें न्यायालय तक ले जाने की आवश्यकता है, और जिन्हें न्याय प्रक्रिया के द्वारा जो न्याय मिलता है वो मिलने की आवश्यकता है। देखिए संविधान के तहत आपको बहुत से अधिकार दिए गए हैं, आपके जो संविधान के तहत अधिकार दिए हैं वो सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। मेजॉरली हम इन्हें कंपाइल कर लेते हैं तो फंडामेंटल राइट्स बनते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बनते हैं, वो भी आपके राइट्स ही बनते हैं। इस तरह से कई अधिकार दिए गए हैं। इनके बाहर भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का आपको अधिकार दिया गया है, जैसे आप अपनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में ही प्राइमरी एजुकेशन करेंगे, आपका इसका अधिकार दिया गया है। ऐसे बहुत से अधिकार आपको दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी बहुत से अधिकार हैं। इन अधिकारों की पूर्ति होना ही संविधान की सार्थकता है। इन अधिकारों की पूर्ति कराना ही जुडिशरी की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे ये पता लगेगा कि जुडिशरी
अपना रोल फुलफ़िल कर रही है और ऐसे में जुडिशरी ही राइट्स को एनफोर्स करती है, जुडिशरी ही लॉज़ को एनफोर्स करती है। तो बहुत से लोग हैं देश में, दुनिया में, जो अपनी गरीबी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन के कारण अपने अधिकारों का समूचा लाभ नहीं उठा पा रही, अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। उनके अधिकार प्रतिदिन प्रतिक्षण हनन किए जा रहे हैं, उन्हें कभी आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिख रहा, वो विकास नहीं कर पा रहे। वो समाज के जितने भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संसाधन हैं, यानी कि रिसोर्सेज हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, इनका यूटिलाइजेशन अपनी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रियलाइजेशंस करने के लिए नहीं कर पा रहे, अपनी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो मतलब एक समूचे राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर और एक समाज के तौर पर हम उन लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं दे रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बना रहे, जबकि हमें बनानी वही है। तो इसलिए जुडिशरी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप जस्टिस को लार्जर सोसाइटी तक लेकर के जाएं। और अगर कानून का राज है तो कानून की राज में सभी समान होने चाहिए, कानून की नज़र में सभी समान होते हैं। रूल ऑफ लॉ से एक कंसेप्ट निकल करके आता है आर्टिकल 14 का, कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, सभी कानून की नज़र में समान है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, सभी को कानून का बराबर संरक्षण प्राप्त है। रूल ऑफ लॉ से ही आर्टिकल 20 निकल के आता है कि सभी को राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, जिसमें जीवन मात्र जीवन ही जीवन नहीं है, जीवन जीवन योग्य होना चाहिए, जीवन वैसा हो जिसमें आपका योग्य जीवन बनने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए, आप सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सकें, आपको रोज़गार के ज़रिए मिलने चाहिए, आपको अवसर मिलने चाहिए कि आप काम-काज कर सकें, आपको पीने का जल मिलना चाहिए, आपको रहने लायक आवास मिलना चाहिए, आपको स्वच्छ वातावरण, आपको सीवरेज फैसिलिटीज़, ऐसी बहुत सी चीज़ें आर्टिकल 21 में दिन ब दिन जोड़ी जा रही हैं, ताकि आपकी लाइफ मीनिंगफुल लाइफ हो, एक डिग्निफाइड लाइफ हो, सिंपल और सिंपल मियर सस्टेनेंस ना हो। इस तरह से ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो जुडिशरी को ये विचार करने पर मजबूर करते हैं कि क्या इन देश के सभी रिसोर्सेज पर सभी का समान अधिकार हो रहा है कि नहीं, क्या सभी लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है कि जो जटिल प्रक्रिया है न्याय पाने की, जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कंट्री में जुडिशरी का, जिसके तहत प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिट जुरिस्डिक्शन और बाकी कंसेप्ट फुलफिल होते हैं, जिसमें लोकस स्टेंडाई का कंसेप्ट बेसिस है, इसके तहत बहुत से वर्ग हैं जो अब चूक रहे हैं न्याय पाने से। इसलिए एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी नहीं स्थापित हो पाई, एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी नहीं हो रही जिस तक न्याय पहुंच रहा है, और हम फंडामेंटल राइट्स के जो लार्जर एम हैं, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़े आयाम के साथ आता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब की तरह नहीं होता है, संविधान किताब में लिखे अक्षर नहीं होते, या कॉन्स्टिट्यूशन कितने पेजेस में है, वो कितने समय में बना है, उसमें कितने आर्टिकल और उसके कितने पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इससे नहीं होता। ये उसका ढांचा है, ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है कि उसका इतने पार्ट्स हैं, उसके इतने आर्टिकल्स हैं, उसकी इतनी लेंथ ब्रेड्थ है और उसको इतने दिन लगे हैं। संविधान इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कितना है। कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन इस बात से निर्धारित होती है कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जनहित को ख्याल में रखते हुए सभी लोगों को कितने अवसर प्रदान किए गए हैं विकास करने के, सभी लोगों को कितने अवसर दिए गए हैं विकास करने के। संविधान इस बात पर उसका डायमेंशन निर्धारित करता है कि समानता कितनी है समाज में। संविधान का डायमेंशन इस बात पर निर्भर करता है कि कितने बड़े स्तर पर विविधता को चेरिश किया गया है, डाइवर्सिटी को वेलकम किया गया है। संविधान इस बात पर अपनी डायमेंशन को बेस करता है कि राष्ट्र के तौर पर हम कितने विकसित हुए हैं, हमें अनेकता के तहत भी एकता का भाव कितना और सबल और मजबूत हुआ है, हम सकल रूप में कैसे जाने जाते हैं एक यूनिफाइड वर्जन में, जिसमें कि हर क्षण, हर त्यौहार में, प्रतिपल हमें एक डाइवर्सिटी भी नज़र आती है। संविधान इस पर निर्भर करता है। तो संविधान का डायमेंशन इनसे जाना जाता है, और जितना ज़्यादा आप डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप लार्जर ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के सर्व करेंगे, और उसी दिशा में एक पहल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के विषय में कोई बात करे तो इसका एक बड़ा उद्देश्य यही है कि रूल ऑफ लॉ स्थापित होना चाहिए। इसका एक बड़ा उद्देश्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स और बड़े स्तर पर
और तीव्र गति से स्थापित होने चाहिए। इसका एक बड़ा उद्देश्य यही है कि जो कॉज ऑफ जस्टिस है वो लार्जर सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। इसका एक बड़ा उद्देश्य यही है कि फंडामेंटल राइट्स बड़े आयामों के साथ अधिक से अधिक लोगों तक सही रूप में पहुँचे। मीनिंग समझ में आया? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कितना महत्वपूर्ण हुआ आपको समझ में आया? चलिए इसके अगले चरण की ओर बढ़े। रोको फिर। चलिए हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में पढ़ा रहे थे। उसी के एक पॉसिबल आउटकम के तौर पर हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के टॉपिक को पढ़ा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कल हमने आपको बताया कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ भारत में, इसके पायनियर कौन रहे, किस उद्देश्य के साथ इसे लेकर के आए। हमने कल आपको इसके मीनिंग के बारे में समझाया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सही मायने में नीड क्यों है, इसका अर्थ क्या है, इसका मायने क्या रखते हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आपको फीचर्स के विषय में बताएंगे कि जनहित याचिका के फीचर्स क्या हैं। चलिए उन फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट। देखिए 1979 ऑनवर्ड्स लीगल एड मूवमेंट शुरुआत हुई भारत में। सही मायने में तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा शब्द भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने कल भी आपको बताया कि अगर आप अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे इसे वहाँ पर सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL भी कहा जाता था, क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL भी कहा जाता था, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL भी कहा जाता था। सोशल एक्शन लिटिगेशन या क्लास एक्शन लिटिगेशन वर्ड वहाँ पर पर्टिकुलरली इतना फेमस इसलिए भी था और इतना रेलेवेंट इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पर 1960 में जब इसकी शुरुआत हुई उसका कारण भी यह रहा था कि सामाजिक तौर पर एक वर्ग जो रेसिज्म के नाम पर, जो एथनिसिटी के नाम पर बड़े स्ट्रांगली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उसे मुख्य धारा में ला करके उसे कई तरह की न्यायिक अधिकार और न्याय प्रदान करना था। इसलिए इसे क्लास एक्शन लिटिगेशन, उस पर्टिकुलर क्लास को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो लिटिगेशन है, इसे क्लास एक्शन लिटिगेशन के तौर पर जाना गया। समाज में नस्ल के आधार पर ये जो भेद है उसे ख़त्म करके न्याय की सीमाओं को उन वर्गों तक लेकर के जाना, इसलिए इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा गया, इसलिए इसे सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा गया। भारत में भी इस शब्द का इस तरह का कोई उपयोग नहीं था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जो उपयोग था वो एक मूवमेंट का था और वो था लीगल एड मूवमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आर्टिकल 39A ये कहता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। ध्यान रखें वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्ड का उपयोग नहीं हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जिक्र कहीं संविधान में भी नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर आज दिन तक कोई कानून भी नहीं आया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से डील करने के लिए, इसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए कोई लॉ नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई इस तरह का, अगर आप कहें कि पर्टिकुलरली कोई लॉ लाने की बात पार्लियामेंट को कही गई हो या इस तरह का कोई लॉ बना के एक कोडिफिकेशन हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, गाइडलाइंस आती रहती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डील करने के लिए हाई कोर्ट्स को किस तरह से कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो आता रहता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का किसी संविधान में भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। जो जिक्र संविधान के अंदर है वो आर्टिकल 39A का है और उसके तहत जिक्र है फ्री लीगल एड का। और फ्री लीगल एड देने का काम ही ये था कि भाई जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजियस लोग हैं, उन्हें न्याय उन तक पहुँचे, इसके लिए उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, उन्हें वकील मुहैया कराए जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। इसके लिए आपने देखा पूरे देश भर में, हमने उस समय में देखा कि लोक अदालतों की शुरुआत भी की गई। PN भगवती इससे भी जुड़े रहे, पायनियर माने गए हैं लोक अदालतों की शुरुआत के लिए। और मैंने आपको बताया भी कि पूरे भारत भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के ब्लॉक लेवल तक लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए कमेटियां बनी। हमने देखा इसके लिए कानून भी आया, प्रावधान आए और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट स्तर पर कमेटियां स्थापित हुई, जिन्होंने ही फिर आगे आकर के लोक अदालतें गठन करने का काम किया। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में लोक अदालतों के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो लीगल एड मूवमेंट एक मूवमेंट थी। उस मूवमेंट का जो एक स्ट्रेटजिक अंग था, जो एक उसकी स्ट्रेटजिक आर्म थी कि अब लीगल एड मूवमेंट जो है इसे सार्थक बनाना है,
और सार्थक बनाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसके अंदर की पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं